हे गाइस व्हाट्सअप क्या हाल चाल। दिस इज योर सीए निकुंज गोइंका सर, योर टैक्स मेंटर। एंड यस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हेलीकॉप्टर राइड ऑफ इनकम टैक्स। स्पेशल वीडियो फॉर ऑल दी फ्रेशर्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी टैक्सेशन का क्लासेस कहीं ना कहीं स्टार्ट किए हैं, जो अभी फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट में गए हैं, या फिर जो इंटरमीडिएट में ऑलरेडी है और इंटरमीडिएट का पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर टर्म में ड्यू है। मैं एक बात आपको बता देता हूं, इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप फ्लो नहीं समझे, कॉन्सेप्ट नहीं समझे, तो वहां पे जाके आपको आगे एग्जाम वाले दिन बहुत डिफिकल्ट आने वाली है। अगर आप समझते हो कि इंडिपेंडेंट टॉपिक्स पढ़ के आपका हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट पता होना चाहिए। यू शुड बी क्लियरली गेटिंग द इंटायर पॉइंट की स्टार्ट कहां से हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है। तो जब तक आपको पूरा क्लैरिटी नहीं आता है कि स्टार्ट कहां पे हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है, तो वहां पर आप जाके कहीं ना कहीं मिस करने वाले हो इनकम टैक्स में। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एकदम फ्रेशर है, जिनको कोई आइडिया नहीं है इनकम टैक्स के बारे में, और वो बिल्कुल एकदम एकदम नेव पोजीशन में है। उनको कोई आइडिया नहीं है कि इनकम टैक्स में स्टार्टिंग कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है, हाउ डू वी कनेक्ट चैप्टर्स। तो ये प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज मैंने अपने रेगुलर क्लास में से ये वीडियो को निकाला है और आप लोग के लिए एडिटिंग की है, और प्रॉपरली आपको बताया गया है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो इस पूरे 1.5 घंटे के लेक्चर में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इनकम टैक्स में हम स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस वाले पॉइंट्स और लास्ट में एंड करते हैं कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी से। तो इस बीच क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, उसको आपको जानने के लिए ये वीडियो देखना है। ठीक है, तो दैट इज वाई इस वीडियो का टाइटल है हेलीकॉप्टर राइड, वेयर वी आर एक्चुअली टचिंग अपॉन all the individual chapters, and we are coming to a conclusion with a clarity understanding the flow ki how the chapter is starting and how the chapter is ending, guys. A perfect start to the chapter and a perfect ending to the chapter, आई मीन अ परफेक्ट एंडिंग टू द टॉपिक। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स को सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, और बस आप लुफ्त उठाइए, मजा उठाइए और क्लासेस करते रहिए। एक बस अपडेट दे देता हूं, अभी करेंटली हमारे वेबसाइट पे डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 20% ऑफ फ्लैट ऑन ऑल दी कोर्सेज। तो अच्छे से आप अभी सबसे लोएस्ट प्राइस पे आप क्लासेस बुक करा सकते हो फॉर दिसंबर 23 एज वेल एज फॉर जून 24 टर्म। ठीक है, अप्लाई एनजीसी कोड 20 एनजीसी 20, जिसके बदले में आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कि पूरा हेलीकॉप्टर राइड एक बार पूरा आज गो थ्रू करा दो, तो पूरा क्लैरिटी आ जाए मन में कि हाँ, योर इनकम टैक्स जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर एंड इट विल एंड फ्रॉम ईयर। स्टार्ट करें? यस सर। आप एक एक करके बताओ, पहचान एक एक करके बताओ। वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने तो पहले ही जवाब दे दिया। वेरी वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, मोगैम्बो खुश हुआ। चलो सर, आगे भी खुश करते रहेंगे। बस यही चाहिए, यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, खाली कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दो मेरे को, मेरा बात सुन लो, बात बाकी एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, डोंट वरी। टफ से टफ पेपर आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 1, लिखना कुछ नहीं। ओके, लिखना कुछ नहीं है, सब कुछ लिखाया जाएगा बेटा, सब कुछ लिखा जाएगा, लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, जहां रिक्वायर्ड होगा मैं लिखवाऊंगा। ओके, हेलीकॉप्टर राइड। सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई, इनकम टैक्स एक ही चीज बोलता है सबसे पहले कि भैया तुम अपना आइडेंटिटी बताओ। पहचान कौन, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम मतलब, अरे तुम इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, जो भी हो, पर्सन में कौन हो तुम? भूत हो, डीटी हो, कौन हो? भूत भी है पर्सन। ठीक है, पहचान कौन, कौन हो तुम? हम बोला हम इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। ओ यानी तुम पर्सन हो। कैसे पर्सन हो? अरे कैसे पर्सन हो मतलब अच्छे बुरे हो? नहीं नहीं, वो नहीं। किस तरह के पर्सन हो? तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हारा सिटीजनशिप क्या है, मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम किधर के रहने वाले हो, मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम किस गांव में रहते हो, ये सब नहीं पूछा मैंने तुमसे। गांव वाव तो मेरे को रेलिवेंट ही नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स सेंट्रल लेवी है, ऑल ओवर इंडिया लगता है, तुम किसी भी गांव में रहो। हाँ, जीएसटी में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं तुमसे पूछता कि तुम किस स्टेट में रहते हो, बिकॉज जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्सेस में स्टेट वाइज टैक्स लगता है। अगर मैं बंगाल में रहता हूं तो मुझे बंगाल गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है, और अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, मैं बंगाल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दूंगा। तो वहां पे डिपेंड करता है, बट इनकम टैक्स में डिपेंड नहीं करता है।
अरे क्लैरिटी है? हाँ। आइडेंटिफाई रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में या तो हम रेसिडेंट होंगे या तो हम नॉन रेसिडेंट होंगे। वो कैसे पता चलेगा वो बाद में बताया जाएगा, ये सब अभी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। कुछ बेसिक कंडीशंस होते हैं, अगर आप वो क्लासिफाई कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप रेसिडेंट हो, वरना आप नॉन रेसिडेंट हो। रेसिडेंट का भी दो चक्कर है। एक बड़ा लेवल वाला रेसिडेंट है, यानी उसका ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया में बहुत अच्छा है कि वो हमेशा से इंडिया में था, तो वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है तो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माना जाएगा। ये सब अपने को समझना है कि अब आरओआर कब माने जाएंगे, आरएनओआर कब माने जाएंगे, रेसिडेंट कब माने जाएंगे, नॉन रेसिडेंट कब माने जाएंगे। और ये सब का अलग अलग होता है। 7 कैटेगरी है। इंडिविजुअल का अलग, एचयूएफ का अलग, फर्म का अलग, कंपनी का अलग, फर्म, एओपी, बीओआई, एलए और एजेपी, इन सब का एक पैरामीटर है। इंडिविजुअल का एक पैरामीटर है, एचयूएफ का एक पैरामीटर है और कंपनी का एक पैरामीटर है। पैरामीटर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। पैरामीटर्स जैसे क्या? सिंपल सा बात मुझे बताओ, एक कंपनी, क्या आप कंपनी में बोलते हो कि कंपनी 25 दिन तो इधर रहा, 300 दिन उस कंट्री में रहा? ऐसा होता है? नहीं होता है सर। लेकिन इंडिविजुअल में बोलते हो। इंडिविजुअल में क्या बोलते हो भाई? इंडिविजुअल मोबाइल होता है, हम लोग मोबाइल होते हैं, हम कभी वहां जाते घूमते फिरते रहते हैं। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हम ये चेक करते हैं कि तुम्हारा प्लेस ऑफ स्टे किधर है। क्या? प्लेस ऑफ स्टे, वेयर डू यू स्टे। तुम कुछ दिन इंडिया में रहा, कुछ दिन इंडिया के बाहर रहा, तुम ग्लोबली कहीं पे भी जा सकता है। तुम ग्लोबली इंडिया के बाहर कहीं पे भी जा सकता है, इंडिया में भी रह सकता है। तो उसके बेसिस पे तुम्हारा ये चेक किया जाएगा कि तुम इंडिया में कितना दिन रहा है। कंपनी में ये देखा जाएगा। मुझे बताओ, कोई बोल सकता है कि कंपनी में क्या देखा जाएगा? कि भाई तुम इनकॉर्पोरेटेड हो इंडिया में, कि कंपनी के लिए तो इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा। और यू नो इंडिया में कंपनी लॉ इज द प्रिंसिपल लॉ, जहां पे आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराएंगे तभी आप कंपनी बन सकते हो, वरना आप नहीं बन सकते हो इंडिया में। अरे बोलो। तो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इनकॉर्पोरेशन कराना। कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इनकॉर्पोरेशन करना। ये सर मैं बता रहा हूं बेटा, मैं कुछ भी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको साथ बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूं। सोचो कि तुम एक सेमिनार अटेंड करने के लिए आया, तुम कोई कोचिंग क्लास नहीं अटेंड कर रहा है, तुम एक सेमिनार अटेंड कर रहा है। उसके बाद एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन होगा। तुम ये मत सोचना सर बस अब ये पढ़ा के निकल जा रहे आगे। अरे यही मैं डिस्कस कराऊंगा आगे। आगे जाके पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर 3 से 4 क्लास लिया जाएगा। लेकिन अभी पहले से पता रहेगा ना, पहले से लिंक्ड रहेगा, क्योंकि इनकम टैक्स में ना लिंकेज करना बहुत जरूरी है। इनकम, अब वो दिन गए, ठीक है, कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 3 चैप्टर अलग अलग है, तीनों से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल नहीं। एग्जामिनेशन में ये नहीं बोल के दिया जाएगा चैप्टर 1 से एक सवाल दे दिया, 2 से एक सवाल दे दिया, 3 से एक सवाल दे दिया। तुमको तीनों का मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाएगा। 1, 3, 5, 2, 4, 6 सारे रिलेटेड चैप्टर्स है। तो जब तक आपको फ्लो नहीं समझ में आएगा तब तक कोई भी चीज आप नहीं कर सकते हैं। आपको क्लैरिटी होना पड़ेगा कॉन्सेप्ट का। और मेरे क्लास में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को मैं सबसे ऊपर रखता हूं। चाहे मेरा नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाए, मेरे को से कोई फर्क नहीं पड़ता। माई क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। शायद आप भी इस चीज को प्लीज रिस्पेक्ट करिएगा। एंड ये मत देखिएगा कि सर आपका नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा है, ड्यूरेशन ज्यादा है। ये सब छोटे मोटे पॉइंट्स के ऊपर इग्नोर करना सीखिए। देखिए क्वालिटी क्या दिया जा रहा है आपको, ठीक है? फ्यूचर में वही काम आने वाला है। इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मुझे बताओ, अगर मैं यूएस लॉस के हिसाब से इनकॉर्पोरेटेड हूं, तो क्या मैं कंपनी एक हूं क्या जो इंडिया में रेसिडेंट माना जा सकता? पॉसिबल ही नहीं है। मैं कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आपको पता है, और पहले वाला कंपनीज एक्ट था 1956, मैं उसके हिसाब से इनकॉर्पोरेटेड हूं। धनराज बोल रहे हैं इनकॉर्पोरेटेड मीनिंग सर। धनराज, लॉ ठीक से पढ़ना, ठीक है? पढ़ाया जाएगा आपको। इनकॉर्पोरेटेड मतलब स्थापना करना पड़ता है ना। अब जैसे तुम तो इंडिया में जन्म, इंडिविजुअल तो इंडिया में जन्म ले लिया, कंपनी का जन्म कैसे होता है बेटा? कंपनी को तो जन्म देना पड़ता है ना। कंपनी कैसे आती है, जन्म कैसे लेती है? कंपनी थोड़ी ना आसमान से टपकता है, रिलायंस थोड़ी ना आसमान से टपका हुआ है। हाँ, कंपनी थोड़ी ना आसमान से टपका हुआ है। कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है। कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस है उसके ऊपर।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपने इनकॉर्पोरेशन। वहां पे आपको एक जैसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जब कोई बच्चा पैदा होता है, वैसे कंपनी को भी एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो प्रूफ है कि कंपनी इस डेट को पैदा हुआ था, कंपनी का इतना शेयर कैपिटल है, कंपनी यहाँ पे ऑफिस है, कंपनी के ओनर्स इतने हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स इतने हैं, वो सब प्रूफ रहता है। तो अगर वो इंडिया में हुआ तो कंपनी का रेसिडेंट है। बाद बाकी चीजों में हम लोग क्या चेक करते हैं कि भैया जो एंटिटीज है, लाइक पार्टनरशिप फर्म हुआ, एओपी हुआ, बीओआई हुआ, एचयूएफ हुआ, फैमिली हुआ, उनको चलाने वाला कहां पे है। चलाने वाला मतलब कंट्रोलिंग पावर किस कंट्री में है। अगर वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, यानी मान लो एक फर्म बिजनेस कर रहा है, बट वो कंट्रोल, उस फर्म का बिजनेस जो है वो कंट्रोल सब इंडिया से हो रहा है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। क्योंकि फर्म के केस में भी हम नहीं चेक कर सकते ना कि वो इंडिया में है कि इंडिया में नहीं है, स्टे कितना टाइम रह रहा है। तो वहां पे एक फीचर क्या है बेटा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। आप विश्वास नहीं करेंगे बेटा, मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। कॉन्सेप्ट यही, इसी के इर्द गिर्द रेसिडेंशियल स्टेटस है। इतना टाइम हो गया मुझे डीटी कराए, और मैंने एक चीज बात एकदम ठीक से समझ गया कि बच्चों को अगर सही तरीके से सही स्टार्ट दिया जाए ना, तो नथिंग लाइक इट। आप लोग के माइंड से निकालना पड़ेगा कि भैया तुम मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। गाइस, स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। मतलब हार्ड वर्किंग तो करना ही है, बट हार्ड वर्किंग खाली करके भी बात नहीं बनेगी। स्मार्ट वर्किंग भी करना पड़ेगा, जिससे टाइम कम लगे आपको। सेविंग टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। आपके लिए एक एक सेकंड अब कीमती हो चुका है। आप इंटरमीडिएट में आ चुके हो, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती हो चुका है। यू डोंट हैव टाइम फ्रॉम डे वन, आई एम टेलिंग यू। तो प्लीज मेक ईच एंड एवरी सेकंड काउंट, डोंट वेस्ट। अगर आपको सच में कुछ बन के दिखाना है, अगर सच में आपके अंदर वो जील है, सच में वो सीरियसनेस है, तो प्लीज उसको थमने मत दीजिए। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पहचान कौन वाला स्टेप। रेसिडेंशियल स्टेटस तुमने निकाल लिया। अब क्या, पता चल गया, चलो मेरा टैग लग गया मेरे ऊपर, नॉन रेसिडेंट का, रेसिडेंट का, आरओआर का, आरएनओआर का। अब क्या करना है, अब आपका निकाला जाएगा टोटल इनकम का स्कोप। मुझे एक बात बताइए, ये हमारी भारत माता है, मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, मैं इंडिया के बाहर भी इनकम कमा रहा हूं और इंडिया में भी इनकम कमा रहा हूं। पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है भाई। आज के डेट में तो एमएनसी है। सोचो मैं एमएनसी हूं, मल्टीनेशनल कंपनी, रेसिडेंट हूं इंडिया का, इंडिया के बाहर भी मेरा इनकम आता है, इंडिया में भी मेरा इनकम आता है, मैं दोनों जगह से इनकम कमाता हूं। मुझे बस एक बात बता दो कि जब मैं अपना टोटल इनकम निकालूंगा, तो उसमें मैं अपने इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम दोनों को ऐड करूंगा, यानी ये हो गया मेरा वर्ल्ड इनकम। जो टैक्सेबल होगा मेरे हाथ में, कि मैं खाली इंडियन इनकम को ऐड करूंगा। बच्चे सोच रहे हैं मैं खाली इंडियन इनकम को ऐड करूंगा। जो बच्चे सोच रहे हैं मैं इंडियन इनकम को ऐड करूंगा, आप गलत नहीं सोच रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप ये चीज मिस आउट कर दिए कि मैं एक रेसिडेंट हूं इंडिया का, और बिकॉज आई एम अ रेसिडेंट, अच्छा ये भी मैं बोल देता हूं, मैं रेसिडेंट हूं इंडिया का, या फिर आप सोचो मैं रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हूं, ठीक है। हाँ हाँ, तब तो धनराज बोल रहा है, तब तो गैलो गैलो गैलो। टोटल इनकम में दो तरह का चीज हो सकता है, इंडियन इनकम भी है, फॉरेन इनकम भी है। तुम्हारा वर्ल्ड का इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में, वर्ल्ड का यानी वर्ल्ड मतलब वो ग्लोबल, ऑल ओवर वर्ल्ड आपका जो भी इनकम है सब इंडिया में टैक्स लगेगा। सर ये क्या बात है? बात जरूर ठीक है यार, तुम इंडिया का रेजिडेंट हो, खाते इंडिया के हो, हाँ, और टैक्स कहीं और दोगे ये। सर मुझे एक बात बताइए, आपका बात गलत नहीं है, तो आपको क्या लगता है
क्या फॉरेन कंट्री मुझे छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी, वो भी टैक्स लगाएगी। अरे अरे, मैं कंप्लेन कर दूंगा। अरे कंप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी तुमको हम बचा लेंगे, डोंट वरी। तुम्हारा इस इनकम पे क्या लग रहा है? इंडियन टैक्स भी लग रहा है और फॉरेन टैक्स भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फॉरेन टैक्स भी लगेगा और यहां पे इंडियन टैक्स भी लगेगा। तो कौन बोलता है डोंट वरी, ये हो गया डबल टैक्स। ये क्या हो गया? ये फाइनल में बेटा, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। इंडिया ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के साथ जिसके साथ उनका ट्रेड रिलेशंस है, वो एक एग्रीमेंट एंटर करके रखा है जिसको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब हटाना। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं टैक्स ट्रीटी, या फाइनल लेवल पे पढ़ोगे टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी जिसमें इंडियन दोनों के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स, दोनों के फाइनेंस मिनिस्टर्स, दोनों गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर्स आपस में एक एग्रीमेंट एंटर करते हैं, दैट इज बिटवीन द टू कंट्रीज, कि कौन सा इनकम का टैक्सेशन राइट कौन से कंट्री के पास रहेगा। बहुत सारे इनकम होते हैं, इंटरेस्ट इनकम होता है, डिविडेंड इनकम होता है, बिजनेस इनकम होता है, सैलरी इनकम होता है, अदर सोर्स इनकम होता है, बहुत सारे इनकम होते हैं। तो सबका अपना अपना इंडिया के साथ ट्रीटी है कि भैया ये इनकम पे अगर डबल टैक्स लग रहा है तो आप हमें लेने दो, आप मत लो, इसमें आप ले लो, हम नहीं लेंगे, व्हाटएवर द XYZ में भी। तो टैक्स ट्रीटी को फॉलो करना पड़ेगा। जहां पे आपका डबल टैक्स हो रहा है वहां पे आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? टैक्स ट्रीटी को। बट इस पे बस यहां तक का लिमिटेड नॉलेज रखना है। अल्टीमेटली हमें अभी तक यही सीखना है कि सर जब हम अपना टैक्स निकालेंगे तो हमारा टैक्स कैसे निकलेगा। जब रेसिडेंट अपना टैक्स निकालेगा, आपको तो अपना उसका सारा इनकम जोड़ देना है, ग्लोबल इनकम जोड़ देना है, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम, सब कुछ जोड़ देना है उसको। सब जोड़ जाड़ के जो टोटल इनकम आएगा वो टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा। मतलब बेसिकली आपने स्कोप डिसाइड कर लिया कि उसका इनकम में क्या टैक्सेबल है। वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है अगर वो क्या है? रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। कोई शक? अब यही चीज अगर मैं इंडिया के बाहर एक नॉन रेसिडेंट हूं, यहां नहीं लिखते हैं, एक बार मैं इंडिया का नॉन रेसिडेंट हूं, ध्यान से सुनना। मैं फॉरेन इनकम भी कमा रहा हूं और मैं इंडियन इनकम भी कमा रहा हूं। ओके, मैं फॉरेन इनकम भी कमा रहा हूं और मैं इंडियन इनकम भी कमा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, एक नॉन रेसिडेंट इंडिया का, नॉन रेसिडेंट, वो रेसिडेंट है ही नहीं, वो फॉरेन इनकम पे प्लस इंडियन इनकम दोनों में टैक्स देगा कि खाली इंडियन इनकम पे टैक्स देगा? किस पे टैक्स देगा? कि फॉरेन इनकम पे टैक्स देगा? किस पे देगा? नहीं देगा वो। अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है वो दोनों इनकम पे टैक्स देगा, तो मुझे बताओ फिर क्या डिफरेंस हुआ एक रेसिडेंट में और नॉन रेसिडेंट में? जब दोनों पे ही आपको दोनों इनकम पे टैक्स दिलवाना है तो मत कराओ ना क्लासिफिकेशन। क्यों इतना नौटंकी कर रहे हो? ये क्लासिफिकेशन कराने का पर्पस ही ये है कि नॉन रेसिडेंट को हम फॉरेन इनकम पे कैसे दे दे टैक्स, कैसे वो टैक्स दे देगा यहां पर? ये तो नॉन रेसिडेंट है इंडिया का, ये खाली इंडिया में कमाया हुआ इनकम पे टैक्स देगा। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है, इंडिया में इनकम कमाया जो भी हो, तुम जो भी हो, टैक्सेबल इनकम है इंडिया में। बट अगर फॉरेन में इनकम कमाया तो तुम्हारा टैक्स तभी इंडिया में लगेगा अगर तुम रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो। सिंपल लॉजिक मैंने बता दिया, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल है? इंडियन इनकम। और अगर आप रेसिडेंट है तो आपके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल है? ग्लोबल इनकम। बस ये चीज दिमाग में रखना, यही चीज दिमाग में रखना। सर ये ROR RNOR का एक चीज थोड़ा सा बताइए। तो एक छोटा सा चीज बेटा बस समझ लो, पर्सन में कितने लोग थे बताओ फटाफट? वेरी गुड, पर्सन में 7 लोग थे। अब मेरा बात ध्यान से सुना बेटा, उस 7 में से ना 2 पर्सन ऐसे हैं, बस 2 ही ऐसे हैं जिसके लिए आपको फर्दर चेक करना पड़ता है ये 2 चीज, ROR RNOR, दैट इज इंडिविजुअल HOF। हम जैसे लोग, इंडिविजुअल और फैमिली, इन्हीं 2 के लिए ROR RNOR चेक करना पड़ता है, बाद बाकी किसी के लिए नहीं। बाद बाकी के लिए कम मैटर यही क्लोज हो जाता है।
कंपनी या तो आर होगा या तो एनआर होगा, पार्टनरशिप फर्म या तो आर होगा तो एनआर होगा, एओपी बीओआई एजेपी लोकल अथॉरिटी एजेपी या तो आर होगा तो एनआर होगा। खाली इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में होता है आपको फर्दर रेसिडेंट के पास चेक करना पड़ता है आरओआर आरएनओआर। इसका भी लॉजिक मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में बताऊंगा। आपको चीजें समझ में आई? यस और नो? आई नीड द आंसर। तो मुझे बताओ, अगर एक कंपनी रेसिडेंट है, कंपनी रेसिडेंट है तो उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा? यस। अगर एक एचयूएफ आरओआर है तो उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा? यस। अगर एक इंडिविजुअल आरओआर है तो उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा? यस। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट है तो वो आंसर इनकम्प्लीट है, वो आंसर इनकम्प्लीट है। आपको इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में कंप्लीट स्टेटस चाहिए, आरओआर है कि आरएनओआर है। आप खाली रेसिडेंट बोल के चुप नहीं बैठ सकते। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपको आरओआर आरएनओआर किसके लिए देखना है? बस और आपको कहीं नहीं देखना है। और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जो है वो हमेशा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में ही क्लासिफाई होगा और कहीं क्लासिफाई नहीं होगा। तो जो भी हमने पढ़ाया 10 नंबर का ओवर, ये 10 मार्क्स का कवरेज है। एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से। कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया। चीजों को इजी बनाना है। हाँ, मेरा काम है चीजों को इजी बनाना। आपको फील नहीं होने देना कि यार मेरे पे बर्डन आ रहा है। यही तो मेरा काम है यार, वरना तुम क्यों आएगा मेरे पास? तुम बुक से पढ़ लेगा, जो हम पढ़ा रहे बुक में भी लिखा है। लेकिन जिस तरीके से आपको समझाया जा रहा है, आपके लिए इजी करके आपके लिए पुट फॉरवर्ड किया जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम। वरना सब कुछ में आप 2x 3x कर लोगे, आपको यही चीज में 2-4 दिन लग जाएगा समझने में, अगर आप खुद से पढ़ते हो, खुद से बुक फॉलो करते हो। लेकिन आप हमारे यहाँ से समझते हो तो आपको, मतलब कोई भी क्लासेस से आप समझते हो तो आपको क्लैरिटी आ जाता है भैया कि हाँ मेरे लिए जॉब इजी हो जाता है। तो अल्टीमेटली मेरा एक ही इंटेंशन, मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, कोई भी सब्जेक्ट में आप पढ़िए, चाहे नॉट ओनली टैक्स, कंसेप्ट पे हमेशा ध्यान दीजिए। कंसेप्ट, कोई भी चीज को ब्लाइंडली लर्न मत करिए। लर्न कब करना है? जब कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, तुम उससे एकदम अवेयर हो गया है, भूल नहीं सकता है तुम, जैसा भी कंसेप्ट है उसके बाद आप लर्न करिए। तो चीज लर्न करना भी आपको इजी लगेगा, ठीक है? इजी लगेगा लर्न, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग डोंट लर्न। चलिए, ये हो गया सर मेरा स्टेप 2, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इससे डिसाइड हो जाता है ना कि तुम्हारा इनकम कितना हद तक इंडिया में टैक्सेबल है, तुम्हारा फॉरेन इनकम भी है कि इंडियन इनकम ही है, सब डिसाइड हो जाता है। अब ये बाद में डिस्कस करेंगे कि इंडियन इनकम, कौन सा इनकम इंडियन इनकम माना जाता है, कौन सा इनकम फॉरेन इनकम माना जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये हम सब स्पेसिफिक चैप्टर्स में बात करेंगे। अब स्टेप 3 देखिए। स्टेप 3 देखो बेटा, स्टेप 3 क्या है? एकदम इजी है। पहचान कौन हो गया, पता चल गया कि व्हाट इज योर स्कोप ऑफ इनकम, हाउ मच इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। आपको पता चल दिया इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम दोनों है, ये आपने डिटरमाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है? यू नीड टू क्लासिफाई इनकम अंडर वेरियस हेड्स। समझ में आया? ये काम करना है आपको। समझ में आया? 5 हेड्स। एक मिनट, मुझे सेव कर लेने दो प्लीज एक बार। समझ में आया? 5 हेड्स। एक मिनट, फाइव हेड्स। समझ, यू नीड टू क्लासिफाई योर इनकम। समझ में आया? सैलरी में जाएगा कि एचपी में जाएगा कि पीजीबीपी में जाएगा कि सीजी में जाएगा कि आईएफओएस में जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है। आप क्लासिफाई करोगे कि कौन सा इनकम किस हेड में जाएगा। 5 घर है, किसी एक घर में जाना पड़ेगा। अगर तुम ये 4 में नहीं जा सकते तो ये हमारा वाइल्ड कार्ड एंट्री है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहां तो मिल ही जाएगा जगह, यहां तो शरण मिल ही जाएगा। अगर कहीं तुमको नहीं लिया तो यहां तो तुमको शरण मिल ही जाएगा सर।
नो, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग गाइस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हर एक लॉ में एक चार्जिंग सेक्शन होता है. चार्जिंग मतलब समझ में आया? विच गिव्स द पावर टू लेवी समथिंग. जैसे कि हमने आज जब इनकम टैक्स स्टार्ट किया तो हमारा जो पहला डिस्कशन था मेरे कॉपी में वो था ये, अगर आप याद करिए. मैं बताऊं, ये इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है, विच इज सेक्शन नंबर 4. इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है विच इज सेक्शन नंबर 4. लर्न कुछ नहीं करना आपको अभी. एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं. सेक्शन नंबर 4 जो है वो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करता है. जो सेक्शन नंबर 4 है वो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करता है. वैसे ही चार्जिंग सेक्शन इज देयर फॉर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम. हर एक हेड अपना अपना एक सेक्शन बना के रखा है. जैसे कि सैलरी में सेक्शन नंबर 15 है इनकम टैक्स एक्ट का, जो बोलता है कि मेरे अंडर में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, तो तभी आप सैलरी में जा सकते हैं. सेक्शन 22 है हाउस प्रॉपर्टी में, जो बोलता है कि मेरे अंडर कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा. पीजीबीबी का सेक्शन 28 है, कैपिटल गेन का 45 है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 56 है. तो दीज आर व्हाट? दीज आर द चार्जिंग सेक्शंस. हम समझ गए? तो ये चार्जिंग सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हेड को समझने के लिए कि इस हेड में अपना एक रूल है कि कब कोई इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगा. क्लियर है? तो आप क्या किए? इनकम को क्लासिफाई कर दिए. अब मेरा बात ध्यान से समझना. जब हमने इनकम को क्लासिफाई किया, मुझे एक बात बताना, क्या उस समय आपने यह सोचा कि ये इनकम पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं, ये इनकम तो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है? नहीं सोचा आपने. आपने बिना सोचे समझे जो भी इनकम है आपने विदाउट एनी थिंकिंग फर्दर कि ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, वो नहीं सोचना, आप बस हेड में क्लासिफाई कर दो. सैलरी में कुछ पोर्शंस होते हैं बेटा जो एग्जेम्प्ट होता है. सारे हेड्स में कुछ कुछ पोर्शंस है जो कि एग्जेम्प्ट इनकम होता है, बट फिर भी आपको एक बार क्या करना होता है? इनकम के कैटेगरी में ऐड करना होता है. लेकिन स्टेप 4 बोलेगा अब कि नहीं, अब तुम क्या करोगे? तुम एक्सक्लूड करोगे एग्जेम्प्ट इनकम. क्या करोगे? एग्जेम्प्ट इनकम, या फिर आप बोल सकते हो नॉन टैक्सेबल इनकम. ठीक है? तुम एग्जेम्प्ट करोगे क्या इनकम? नॉन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम वेरियस हेड्स. तुम एक्सक्लूड करोगे नॉन, ये सब मेरे मैट में लिखा हुआ है, ओके, फ्रॉम वेरियस हेड्स. आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम वेरियस हेड्स. ठीक है? आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम वेरियस हेड्स. अलग अलग हेड से आप बेटा क्या करोगे? एक्सक्लूड करोगे. अलग अलग हेड्स में आप क्या करोगे? एक्सक्लूड करोगे. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया. इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम बेटा एग्जेम्प्ट होता है. यानी जो किसान लोग होते हैं, फार्मर होते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, वो अपना क्रॉप्स को कल्टीवेशन करते हैं, प्लांट्स कल्टीवेशन करते हैं, और वहाँ से जो वो सेल करते हैं, उनकी जो इनकम होती है वो इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है. ठीक है? तो एग्रीकल्चरल इनकम एक बार हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं जिस हेड में हमें क्लासीफाई करना है, और फिर उसके बाद हम उसको वहाँ पे क्या कर देते हैं? एग्जेम्प्ट कर देते हैं. तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका भी एक टर्मिनोलॉजी है कि आप इनकम टैक्स को इंडिया में दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. एक हुआ टैक्सेबल इनकम और एक हुआ एग्जेम्प्ट इनकम. ठीक है? एक हुआ टैक्सेबल इनकम और एक हुआ एग्जेम्प्ट इनकम. एक हुआ टैक्सेबल इनकम और एक हुआ एग्जेम्प्ट इनकम. ठीक है? तो टैक्सेबल इनकम हमने पढ़ा, ये 5 हेड्स होते हैं जिसमें वो इनकम टैक्सेबल होता है. ठीक है? और एग्जेम्प्ट जो है, इनकम टैक्स एक्ट का अपना एक सेक्शन है जो बोलता है, सेक्शन नंबर 10. कौन सा सेक्शन है बेटा? सेक्शन नंबर 10, जो कि बोलता है कि इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, वो आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. ध्यान से सुनना मेरा बात. आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है
इसको इससे मतलब नहीं है प्लीज। अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है, शेयर होल्डर्स को ट्रू प्रॉफिट दिखाना, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिट के लिए। बट इनकम टैक्स का पर्पस है, इनकम टैक्स में पर्पस है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहां पर आपका अकाउंटिंग का जो इनकम है वो नहीं चलता, यहां पे आपको इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना होता है। जो सेक्शन 10 बोलता है टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, वो पार्ट नहीं बनेगा, तो ये आप एक्सक्लूड करोगे। ये है मेरा स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 1 क्या, ये पहचान कौन, स्कोप निकाल लिया, क्लासिफाई कर लिया, एग्जेम्प्ट इनकम को एक्सक्लूड कर लिया। अब जब आप एग्जेम्प्ट इनकम को एक्सक्लूड करते हो तो अब आपके पास ये 5 नंबर्स आएंगे बेटा। सैलरी का अलग, एचपी का अलग, पीजीबीपी का अलग, कैपिटल गेन्स का अलग, आईएफओएस का अलग। ये ऑर्डर याद रखेंगे क्योंकि इसी ऑर्डर में पूरा इनकम टैक्स एक्ट में सारे हेड्स है। सैलरी पहले आता है, हाउस प्रॉपर्टी पहले आता है, पीजीबीपी आता है, फिर कैपिटल गेन आता है और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है। जरूरी नहीं है कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इसी हेड में आंसर देना है। हो सकता है आप एचपी पहले करो, सैलरी पहले करो, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मैनर तभी लगेगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है तो प्रोफेशनल की तरह आपको लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको यही हमेशा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। जब भी आपको एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा, आपको एग्जामिनेशन में जब भी टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछेगा, देखिए आप आपके एग्जामिनेशन में तरह तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दे कैन आस्क यू टू फाइंड टोटल इनकम, तो आपको सब टोटल करके निकाल के दिखाना पड़ेगा। और दे कैन स्पेसिफिकली आस्क यू टू कंप्यूट सैलरी, दे कैन स्पेसिफिकली आस्क यू टू कंप्यूट पीजीबीपी। तो तरह तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखेंगे, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इससे आएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, इसके बाद हम देंगे डिडक्शंस और फिर हमारा आ जाएगा टोटल इनकम। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। स्टेप 4 क्या किया आपने, एग्जेम्प्ट इनकम को टैक्सेबल एग्जेम्प्ट इनकम को इंडिविजुअली हेड से हटाया और आप क्या किए, इंडिविजुअली आपने कंप्यूट किया। ठीक है, ये हो गया मेरा अब स्टेप 5। ये हो गया मेरा स्टेप 5, क्या, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड्स। ठीक है, अंडर ईच हेड, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। आप हर एक हेड का अपना इनकम निकालिए। हो सकता है कि आपका जीरो हो सकता है एचपी जीरो है, पीजीबी जीरो, कैपिटल गेन जीरो है, खाली सैलरी और आईएफओएस है, तो ठीक है, सैलरी प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस आईएफओएस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अब आएगा मेरा रियल प्लेयर, ध्यान से सुनना मेरा बात। कुछ आपके साथ सिचुएशंस डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, और आप मेरे को उसका जवाब देंगे। प्लीज मेरा जवाब देना। देखो, तभी जाके मजा आएगा इनकम टैक्स। और आई एम श्योर कि अभी तक आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं लगा कि सर कुछ रॉकेट साइंस है या कुछ ऐसा है जो कि एक होता है ना कि जो दिमाग से बाउंसर जा रहा है। कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, इट्स जस्ट इमोशंस, इज जस्ट यू नो व्हाट यू आर सीइंग, ऑब्जर्विंग, एंड इट इज जस्ट वेरी मच कॉमन सेंस। कॉमन सेंस भी है इस लॉ में, तो आपको वो भी यूज करना है। ठीक है, सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा इस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। स्टेप 6 मेरा बात ध्यान से सुनो। क्या होता था इंडिया में जिससे ये आया, आपको नीड बता रहा हूं, आपको रीजन बता रहा हूं, मेरा बात ध्यान से सुनना। आजकल का टाइम तो चलो चेंज हो गया है, बट पहले के टाइम में आप अपने मदर को देखिए, आप अपने ग्रैंड मदर को देखिए। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी फैमिली में जो मेल मेंबर होता है वो इनकम अर्नर होता है, पहले का बात बता रहा हूं, और जो फीमेल मेंबर्स होते थे वो हाउस संभालते थे। ठीक है, अभी तो चलो कि एजुकेशन सबको इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, तो सब लोग सब कुछ करता है। आज मेल मेंबर भी हाउस संभालता है और फीमेल मेंबर भी जॉब करता है, सब लोग करता है, सब लोग सब कुछ करता है। ठीक है, होना भी चाहिए। मिस्टर ए और मिसेज ए, अब होता क्या है कि मिस्टर ए पहले के टाइम में क्या होता था, वो मान लो एक कंपनी में जॉब करता है, उसका सैलरी इनकम भी आता है और वो कुछ शेयर ट्रेडिंग करता है, उसका कैपिटल गेन भी आता है, उसके घर पे उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, उसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी आता है, उसने कोई बैंक में सेविंग्स करके रखा है तो उसका इंटरेस्ट इनकम भी आता है। ऐसे करके उसका इनकम अच्छा खासा आ जाता है। वही उसके तरफ मिसेस ए है, उसकी वाइफ, जिसका खाली आईएफओएस इनकम ही आता है, जो कि उसका
बैंक में एफडी पड़ा है, सेम चीज, और वो उसका एफओ से इनकम आता है। ठीक है, अब हमारे देश में आपको समझना पड़ेगा इनकम टैक्स जो लगता है, ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स जो लगता है इंडिविजुअल्स पर, किस पर लगता है? इंडिविजुअल्स पर, वो स्लैब रेट्स पे लगता है। किस पे लगता है? स्लैब रेट्स। ठीक है, जैसे कंपनी पे स्लैब रेट नहीं है, कंपनी में 30%, फर्म में 30%। ठीक है, ये सब पे फ्लैट रेट है। फ्लैट रेट मतलब जितना इनकम कमाया 30% टैक्स दे दो। बट इंडिविजुअल्स में, एचयूएफ में बात करेंगे हम, एओपी बीओआई में बात करेंगे हम, इन सब के ऊपर स्लैब रेट्स लगता है। स्लैब रेट मतलब क्या? स्लैब रेट मतलब पहला 2.5 लाख रुपया तक के इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना होता, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख की इनकम पे आपको टैक्स 5% देना होता है, फिर नेक्स्ट 5 लाख के इनकम पे आपको टैक्स 20% देना होता है, फिर अबव 10 लाख के इनकम पे आपको टैक्स 30% देना होता है। आप देखिए जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इनकम टैक्स एज अ प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स। प्रोग्रेसिव मतलब जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। तो ये जो 2.5 लाख का है लिमिट है, इसको हम बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो एवरी टैक्स पेयर को मिलता है एवरी ईयर। यानी अगर आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपके ऊपर टैक्स अल्टीमेटली जीरो आने वाला है, आपको कोई टैक्स भारत सरकार को नहीं देनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर आपका जो रेट लगेगा वो भी खाली 5% लगेगा, फिर नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर जो आपका रेट लगेगा वो भी खाली 20% लगेगा, एंड सिमिलरली 10 लाख के अबव जो आपका टैक्स है वो आपका 30%। तो आप देख रहे हैं क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 2.5 2.5 5 प्लस 5 10 और अबव 10 30%। क्लियर है? डोंट कंफ्यूज विद द न्यू टैक्स रेजिम जो भी आया है। न्यू टैक्स रेजिम जो है वो ऑप्शनल है और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, प्लीज उसके बारे में आप कंफ्यूज मत हो। ये जो टैक्स रेट स्लैब्स है वो आज भी इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये स्लैब है। अब मिस्टर ए क्या सोचता पता है? मिस्टर ए का सोचो बेटा इनकम है 12 लाख रुपया, सोच लो ये टोटल इनकम है। तो मिस्टर ए, साफ साफ मैथमेटिक्स करो, साफ इसको बोलते थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट। मिस्टर ए देख रहे यार ये 10 लाख, चलो 10 लाख तक चलो ठीक है, हमें 20% टैक्स देना पड़ा। कितना टैक्स देना पड़ा? 20%। लेकिन जैसे 10 लाख क्रॉस हुआ मेरा उस कंपोनेंट पे कितना रेट लग रहा है, तो वो क्या करना चाहेगा? वो 2 लाख रुपया का इनकम अपने वाइफ को ट्रांसफर करना चाहेगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इनकम। वो कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन करेगा जिससे जो इनकम उसको आ रहा था उसकी वाइफ को मिल जाएगा। तो मान लो उसका 2 लाख कम हुआ और कहीं ना कहीं जाके उसके वाइफ के हैंड्स में 2 लाख ऐड हो गया, और वाइफ इज ऑलरेडी अर्निंग मान लो ओनली 1 लाख रुपीज। तो वाइफ लोअर स्लैब में है और हस्बैंड हायर स्लैब में है। तो अब सिंपल उसको समझ में आ गया कि यार ये जो 2 लाख रुपए का ट्रांसफर मैं अपने वाइफ को कर रहा हूं, वाइफ तो घर की है यार, उसको दे रहे, कोई थर्ड पर्सन को तो दे नहीं रहे। उसके पास पैसा रहा तो मेरे पास ही पैसा रहा, मान लो, अज्यूम कर लो, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज जो आपका 30% टैक्स स्लैब है, आप उससे बच जाओगे। ठीक है, आपका जो 2 लाख है, आप देखो आपका आपके ऊपर, जैसे मान लो यहां पे वाइफ का अगर मान लो हम अदर इनकम 1 लाख माने हैं, 2 लाख तुमने दिया तो टोटल इनकम इसका 3 लाख हो गया, तो 2.5 लाख तक पे तो जीरो ही है, खाली 50,000 रुपये लगा, वो भी कितना परसेंट, तो मैंने तो काफी टैक्स बचा लिया। तो ऐसे तो कोई भी करेगा। मेरा सन होगा, माइनर सन होगा 4-5 साल का, वो भी टैक्स, वो उसका भी मैं इनकम शो करूंगा, डॉटर का भी शो करूंगा, किसी का भी मैं शो करूंगा। मतलब टैक्स अवॉइडेंस बहुत इजीली हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में पहले से ही एक चैप्टर डाल दिया, क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर तुमने
ये 2 लाख रुपया अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया, तो 2 लाख रुपया तुम्हारा ही इनकम माना जाएगा, नलीफाई कर देगा वो। यानी योर इनकम विच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू योर स्पाउस या टू एनी पर्सन, कुछ उसमें एक तो है क्राइटेरिया, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, तो वो आपका इनकम ही माना जाएगा। बेसिकली आप इनकम को बेवजह ट्रांसफर नहीं कर सकते, बेवजह ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, जिसे साफ साफ लग रहा है कि आपने टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए उसको किया है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं बेटा? क्लबिंग। क्या बोलते हैं? क्लबिंग। तो क्या होता है अब स्टेप 5 में, आप देखना, ये जो आपने इनकम कंप्यूट किया ईच हेड में, ये आपने अपना इनकम कंप्यूट किया कि मैंने क्या क्या कमाया, मैंने क्या सैलरी कमाया, मैंने क्या कैप गेन कमाया, मैंने क्या एचपी कमाया, मैंने क्या एफओस कमाया। अब तुम्हारे वजह से अगर तुम्हारी वाइफ ने 2 लाख कमाया है, तो वो भी तुमको ऐड करना पड़ेगा। तुमने कोई इनकम ट्रांसफर किया, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, ध्यान से सुनना। हाँ सर, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, मैंने उसको लेट आउट किया, मेरे को रेंटल इनकम आ रहा है, मेरे को क्या आ रहा है? रेंटल इनकम। मैंने वाइफ के बर्थडे पे वाइफ को वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट देने में बुराई है क्या? नहीं सर, क्या बात बोल रहे हो, वाइफ के बर्थडे में वाइफ को गिफ्ट किया, इट्स नॉर्मल थिंग। बट मेरे पीछे एक बहुत ही शैतानी बुद्धि थी, शैतान बुद्धि थी। क्या बुद्धि थी? अगर मैंने वो प्रॉपर्टी मेरे वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो प्रॉपर्टी का ओनर कौन बन गया? वाइफ। रेंटल इनकम किसको मिल गया? वाइफ। तो एक तरीके से इनकम डाइवर्ट हो गया। हमने एसेट ट्रांसफर किया, आई हैव ट्रांसफर्ड अ प्रॉपर्टी जिससे इनकम अर्न हो रहा था, मैंने वो एसेट फ्री में ट्रांसफर कर दिया। फ्री मतलब गिफ्ट, गिफ्ट, गिफ्ट पे तो टैक्स नहीं लगता। गिफ्ट जो रिसीव करता है उस पर टैक्स लगता है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। इनफैक्ट गिफ्ट अगर आप अपने रिलेटिव से रिसीव करते हो, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, उस पर भी टैक्स नहीं लगता। रिलेटिव्स के बीच में जो गिफ्ट है उस पर कोई टैक्सेशन नहीं है। तो मैंने तो गिफ्ट भी कर दिया, और मेरा जो काम होना था कि उसको रेंटल इनकम ट्रांसफर हो गया, मेरे हाथ में टैक्स लायबिलिटी आया नहीं। तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं, वट एवर इनकम तुम्हारे प्रॉपर्टी से आया, जो तुमने अपने वाइफ को ट्रांसफर किया, वो इनकम तुम्हारा ही इनकम माना जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लबिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? क्लबिंग करनी पड़ेगी। समझ में आया मेरा बात? अरे बोलो भाई, अरे बोलिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। यस, देखो बेटा, क्या हुआ? तुमने अपना हेड्स ऑफ इनकम निकाला, तुमने क्लबिंग किया, लेकिन तुम एक बात भूल गए कि मान लीजिए जब हम हेड्स ऑफ इनकम निकाल रहे थे, तो जरूरी है क्या कि सारे हेड्स में इनकम आएगा? क्या किसी हेड में लॉस आ सकता है? लॉस, नेगेटिव, हाँ आ ही सकता है। लॉस आ सकता है, एचपी में आ सकता है, पीजीबी में तो डेफिनेटली आ सकता है, कैपिटल गेन में भी आ सकता है। ये 3 हेड में बेटा लॉस आ सकता है। आईएफओएस और सैलरी में लॉस नहीं आता है। आईएफओएस में, सैलरी में लॉस नहीं आता है, आपको बाद में समझाया जाएगा। अब जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये सब जो गैम्बलिंग होते हैं, लॉटरी, बेटिंग, हॉर्स रेस, ये जितने भी कैजुअल इनकम होते हैं, ठीक है, विनिंग्स जो होते हैं, ये आईएफओएस में ही टैक्सेबल होते हैं। लेकिन मान लो आप हार गए, विन नहीं किए, लूज कर गए, तो इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इनका खाली विनिंग अमाउंट ही ऐड होता है, इनका लॉसेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। मतलब सुख में तो हम तुम्हारे साथ है, दुख में तुम कौन है।
यानी गवर्नमेंट जब विनिंग होगा तब तो तुमसे शेयर मांग लेगी टैक्सेशन का, बट जब तुम्हारा लॉस होगा तो तुमको हटा देगी। क्योंकि मुझे बताओ बेटा, जब लॉसेस होता है तो क्या करेगा पता है? वो इनकम को डिक्रीज करेगा। कैसे? उसको बोलते हैं सेट ऑफ। और अगर इनकम डिक्रीज होगा तो तुम्हारा टैक्स भी डिक्रीज होगा। तो इनकम टैक्स में लॉसेस को एसेट माना जाता है, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग योर फ्यूचर इकोनॉमिक, मतलब आपका लाइबिलिटी कम हो रहा है, आपका पेमेंट कम हो रहा है, आपका बेनिफिट हो रहा है। इट इंक्रीजेस योर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो यहां पर आप ये समझो कि मान लो मेरे को लॉस हुआ, तो लॉस का करना क्या है? तो गाइस इसको अच्छे से हम समझेंगे, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देयर इज अ रूल ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ का रूल होता है। सेट ऑफ का रूल होता है, एक रूल है, पूरा पूरा रूल है, प्रोविजन है कि आप इस लॉस को किस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। विल अंडरस्टैंड। और अगर आप सेट ऑफ नहीं कर पाए पूरी तरीके से, तो आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड समझ गए? जिसे आप इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस जाता है, वैसे ही टैक्सेस में भी लॉसेस का क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने प्रीवियस ईयर 22-23 का कोई भी तरीके का लॉस इंकर किया। एग्जाम्पल मान लो मेरा बिजनेस में लॉस है 2 लाख रुपए का, मेरा बिजनेस में लॉस है 2 लाख रुपए का। अब मेरा इस साल कोई इनकम ही नहीं है, मान लो मेरे इस साल कोई इनकम ही नहीं है, तो मैं सेट ऑफ किसके साथ करूं? कोई इनकम ही नहीं है, तो टैक्स तो मुझे नहीं देना पड़ेगा। बट ये जो लॉस है ये अब तुम्हारा अगले साल का लॉस माना जाएगा। तुम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 2 लाख अगले साल। अब अगले साल मान लो तुम्हारा पीजीबीपी इनकम 5 लाख आया, तो 5 - 2 तुम्हारा इनकम कितना होगा? 3 लाख। यानी यू कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस, बट वो भी जन्म जन्मांतर तक नहीं, इसका एक टाइम लिमिट होता है। एक पीरियड तक ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो एक अलग चैप्टर है। देखो मैंने कितना सारा चैप्टर्स आपको अभी अभी में बता दिया है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा होने वाला है रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम उसके साथ है। फिर दूसरा चैप्टर हमारा होने वाला है एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस कि एग्जाम कौन कौन से इनकम एग्जेम्प्ट है। तीसरा चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 5 हेड्स, 5 हेड सैलरी कैप गेन एचपी एफर्स और पीजीबीपी। फिर आएगा आपका क्लबिंग कि कब आपकी इनकम आपके, कब किसी और पर्सन का इनकम आप पे क्लब होगा। फिर आपका चैप्टर है टोटल लॉसेस का, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये सब चैप्टर है एक एक बार एक एक का। अब मुझे बताइए, अब आपको पता चल गया कि आपका 5 हेड्स क्या है? सैलरी कैप गेन, पीजीबीपी, आईएफओएस और क्या था? एचपी। मैंने उसको इंडिविजुअली निकाला, ध्यान से देखना, मैंने पहले इसको इंडिविजुअली निकाला, फिर अगर कुछ क्लबिंग होना था तो क्लबिंग भी किया, फिर अगर इसका कोई लॉस, अगर कोई लॉस है तो लॉस का भी ट्रीटमेंट किया, और फिर फाइनल जो मेरा आंसर आएगा, अब मेरा ये स्टेप आएगा जिसको हम बोलेगा जीटीआई। यानी जीटीआई ऐसे नहीं आता है, जीटीआई क्लबिंग और सेट ऑफ लॉसेस का ट्रीटमेंट के बाद आता है। डिड यू अंडरस्टैंड? आप जब आप ये लॉसेस का सब सेट ऑफ करेंगे, सब कैलकुलेशन करेंगे, ये उसके साथ, ये उसके साथ, ये उसके साथ, तो फिर आपका एक फाइनली क्या आएगा? कंप्यूट जीटीआई, जो मेरा स्टेप 8 है, जो मेरा स्टेप 8 है, कंप्यूट जीटीआई। कंप्यूट जीटीआई जो मेरा स्टेप 8 है। डन 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 डन। अब आप जीटीआई निकाले, उसके बाद आपको पता है क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? वेरी गुड। फिर उसके बाद आपको डिडक्शंस निकालना है। ये एक सेपरेटली निकाला जाता है, एक सेपरेट एक्सरसाइज है पूरा, कंप्यूट डिडक्शंस। और कहां से रिड्यूस करेंगे? जीटीआई से। कंप्यूट डिडक्शंस एंड रिड्यूस फ्रॉम जीटीआई। अब क्या आएगा? नेट इनकम, या फिर आप बोलो टोटल इनकम।
ये हो गया आपका स्टेप 10। अब क्या करना है? कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। क्या निकालना है? टैक्स लाइबिलिटी। आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना है किस पे? टोटल इनकम पे। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए टैक्स रेट ऑफ द पर्सन। उस पर्सन पे जो भी टैक्स रेट है, स्लैब रेट है, फ्लैट रेट है, जो भी है, ठीक है, इनटू इनकम। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। ये एक अमाउंट आया, ये टैक्स आया ना। अब बेटा सुनो मेरा बात, थोड़ा कुछ अलग बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक रिबेट अलाउ करता है। रिबेट समझ गए? इट्स अ रिडक्शन इन टैक्स, नॉट इनकम। ओके, काफी बच्चे इस रिबेट को डिडक्शंस मान लेते हैं। नहीं, रिबेट आपको टैक्स में मिलता है, डिडक्शन आपको टोटल इनकम में मिलता है। इनकम टैक्स एक रिबेट अलाउ करता है, इसका सेक्शन है 87A। सेक्शन पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, कितना? 5 लाख, और आप एक रेसिडेंट हो। कौन हो? कैसे रेसिडेंट हो? इंडिविजुअल रेसिडेंट हो। आरओआर हो या आरएनओआर हो, जैसे भी हो, बट रेसिडेंट हो, और आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, सॉरी 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलता है हम आपको मैक्सिमम 12,500 तक का रिबेट अलाउ करेंगे। कितना रिबेट? अभी अमाउंट कैसे है? ये गवर्नमेंट कोई कोई पंडित जी से पूछ के निकाला क्या? नहीं। आप देखो, अगर आपको 5 लाख पे नॉर्मली टैक्स निकालना है तो कितना टैक्स आता है? 2.5 लाख तक तो जीरो ही है। हर एक इंडिविजुअल का 2.5 लाख तक पे टैक्स रेट जीरो है, और नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना परसेंट? कितना हुआ? यही तो हुआ। तो एक तरीके से अगर आप देखो, 5 लाख पे आपका टैक्स कितना बनता है? सुनने में नहीं आए? 12,500। तो एग्जैक्ट अगर आपका इनकम 5 लाख है ना, उससे 1 रुपया ज्यादा होगा तो ये नहीं लगेगा। टोटल इनकम शुड नॉट एक्सीड 5 लाख। 1 रुपया ज्यादा हो गया ना, नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट तुम्हें मैक्सिमम रिबेट दे देगी 12,500, यानी तुम्हारा टैक्स जीरो आएगा। इसका मतलब इंडिया में भले ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आज भी 2.5 लाख है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 लाख तक के टोटल इनकम पर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल का टैक्स नहीं लेती। समझे मेरा बात? अब कोई कई, मैं नहीं बोला कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख है। बेसिक एग्जेम्पशन तो 250 है, बट यू विल गेट रिबेट इन केस योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। तो आपका टैक्स अल्टीमेटली रिड्यूस होके व्हाटएवर कम हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख तक के ऊपर जो मैक्सिमम टैक्स बनता है उसका रिबेट आपको मिल जा रहा है। अब आप 4 लाख का एक बार आप निकालो, 4 लाख पे कितना टैक्स आएगा? अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख जीरो, नेक्स्ट 1.5 लाख पे 5%। करेक्ट? कितना आ रहा है? 7,000। तो ये मत सोचना 12,500 का रिबेट मिलेगा। आपको मैक्सिमम मिलता है, ये आपको मैक्सिमम मिलता है। रिबेट आपको उतना ही मिलेगा जितना टैक्स आ रहा है। तो वट एवर योर टैक्स कमिंग 7,500, आपको रिबेट भी कितना मिल जाएगा? 7,500, और आपका टैक्स कितना हो जाएगा? जीरो। गाइज मैं आपको खाली डिस्कस करवा रहा हूं, सब कुछ टैक्स रेट्स के चैप्टर में दोबारा से पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो, अरे समझ में आया क्या? यस। अब देखो बेटा, रिबेट माइनस करने के बाद हमें दो चीजें ऐड करनी पड़ती है। हम खाली आपको बता दे रहे हैं, समझाएंगे नहीं अभी।
एक सरचार्ज रेट होता है जो कि टोटल एक सरचार्ज रेट होता है, ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं। जो कि आपके टैक्स पे लगता है। कौन से टैक्स पे? जो भी टैक्स आ रहा है आपका, टैक्स अमाउंट पे सरचार्ज लगता है। इनकम टैक्स जो लगता है बेसिक, जो मैंने आपको बताया, वो टोटल इनकम पे लगा। अब ये जो टैक्स आ रहा है इसके ऊपर सरचार्ज लगता है। ध्यान रहे, रिबेट और सरचार्ज है ना, कभी साथ में नहीं मिलता है। क्योंकि रिबेट कब मिलता है? जब आपका इनकम 5 लाख से कम है। और मैं आपको बताता हूं बेटा, सरचार्ज का चालू होता है लिमिट 50 लाख के ऊपर। तो ये दोनों कभी साथ में नहीं हो सकता है। मतलब अगर आपका इनकम, टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो आपको सरचार्ज नहीं देना होता है। सरचार्ज जनरली गवर्नमेंट हाई टैक्स पेयर्स पे लगाता है। जिनका एक इनकम है 50 लाख से ऊपर का, तो उनको गवर्नमेंट सरचार्ज देने बोलता है। अरे बोलो, क्लियर है? तो सरचार्ज आपका निकला टैक्स पे। अब आप क्या निकालते हो? टैक्स प्लस सरचार्ज। ऐड कर दिए, ऐड कर दिए। अब आपको क्या करना होता है? उस सरचार्ज और टैक्स के ऊपर आपको सेस ऐड करना होता है। इस सेस को हम बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कौन सा सेस? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। ये स्टैंडर्ड है, ये फिक्स है, और ये हमेशा लगेगा। ये हमेशा लगेगा। कोई किसी को मतलब एग्जामिनेशन में कभी लिखा हुआ भी नहीं रहेगा, बट ये हमेशा 4% लास्ट में ऐड होगा ऑन योर सरचार्ज प्लस टैक्स। सोचो, आपका सरचार्ज नहीं है तो टैक्स में सेस ऐड हो जाएगा। सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑफ टैक्स। सोचो आपका टैक्स और सरचार्ज दोनों है, तो टैक्स सरचार्ज ऐड करो, इसका टोटल निकालो, इस पे सेस लग जाएगा। यानी सेस सब पे लगेगा, टैक्स पे भी लगेगा, सरचार्ज पे भी लगेगा। और उस सेस का नाम क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। व्हाई डू गवर्नमेंट कलेक्ट सेस? इसका रोल है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करना। हेल्थ एंड एजुकेशन नीड्स के लिए कोई फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट ये सेस का कलेक्शन उसके लिए करती है। अब आपका जो फाइनल आंसर आएगा, दिस विल बी योर टैक्स लाइबिलिटी, जो कि आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। खत्म, यहां होता नहीं है। इसके ऊपर ये हम बाद में पढ़ेंगे बेटा। अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट के लाइबिलिटी भी आते हैं। अगर आपने टैक्सेस को लेट पेमेंट किया तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। अगर आपने कुछ कंप्लायंसेस में डिफॉल्ट किया, जैसे आपने लेट आईटीआर फाइल किया, आईटीआर समझते हो, रिटर्न्स लेट फाइल किया, तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी? फीस लेगी। तो आपका ये अमाउंट बढ़ भी सकता है अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड फीस। ये आपका हो गया टीटीएल। टीटीएल मतलब टोटल टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड फीस। खत्म अभी भी नहीं हुआ, वेट करो। लास्ट। सर, कभी भी ये तो सुना ही होगा। मुझे एक सिंपल बताओ, बस ये लास्ट है, फिर आज का क्लास ओवर। मुझे एक बात बताओ बेटा, तुमको क्या लगता है, तुम प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है ना, और तुम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करोगे, बहुत लेट नहीं है? बहुत लेट है। तुम इनकम जब अर्न कर रहे हो, तुम अगले साल टैक्स दे रहे हो, सरकार इस साल इकोनॉमी कैसे चलाएगी? बहुत लेट है ये। तो फिर ऐसा सेक्शन बनाया क्यों गया? क्योंकि इनकम टैक्स को एनुअल टैक्स भी रखना है, आपसे डेली मांग भी नहीं सकते, तो करे क्या? यस। तो एक स्कीम है, पे एज यू अर्न स्कीम। यानी क्या? दो तरीके से बात समझना। एक होता है टीडीएस और एक होता है एडवांस टैक्स। एडवांस मतलब ही क्या? हमको अभी देना नहीं चाहिए बट हम दे रहे हैं। आई एम नॉट लायबल बट आई एम गिविंग।
सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले एडवांस टैक्स का बात समझते हैं बेटा। इंडिया में एडवांस टैक्स 4 बार कलेक्ट होता है एक साल में, क्वार्टरली, 3-3 महीने करके। अब जो टैक्स पेयर को लग रहा है कि उसका इनकम अच्छा खासा अर्न हो रहा है, ठीक है, और अगर वो लास्ट नेक्स्ट ईयर पे करेगा तो उसके पास एक साथ बर्डन आ जाएगा, तो गवर्नमेंट उनको बोलता है कि भाई तुम हमें हर 3 महीने में कुछ कुछ परसेंटेज अपना टैक्स का इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स देते रहो। क्या देते रहो? एडवांस में खुद से टैक्स भरते रहो, एडवांस में टैक्स भरते रहो। ये एडवांस है, लेट मी टेल यू, दिस इज एडवांस टैक्स। दिस विल बी एडजस्टेड, दिस विल बी एडजस्टेड विथ योर व्हाट? एग्जैक्टली। क्योंकि ये टीटीएल आप कब निकालोगे? जब आप अपना आईटीआर फाइल करोगे, और उस समय ये देखा जाएगा कि तुमने पिछले साल कितना एडवांस टैक्स भरा है। इसका तुम्हें क्या मिलेगा? क्रेडिट मिल जाएगा। सिंपल है ना, प्रीपेड टैक्सेस, इसका तुम्हें क्या मिलेगा? क्रेडिट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? क्रेडिट मिल जाएगा। अब मेरा बात ध्यान से सुने, जो मैंने आपको इंटरेस्ट बताया ना बेटा, इस इंटरेस्ट में बहुत बड़ा कंपोनेंट है एडवांस टैक्स से रिलेटेड। गवर्नमेंट मैंडेटरी करके रखा है कि आपको कुछ कुछ पोर्शन एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिए तो आपके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। और ये जो इंटरेस्ट है ना, सबको चुभता है, ठीक है, सब बोलते हैं टैक्स ही देते, बहुत बड़ा बात है, इंटरेस्ट कहां से दे हम? तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, फिर तुम एडवांस टैक्स दो हमें टाइमली, और हम तो तुमसे ज्यादा मांग नहीं रहे हैं, हम तुम्हें एडवांस टैक्स देने बोल रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली बाद में तुम्हारा एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हम तो क्या है, बिजनेसमैन, हमारे माइंड में क्या चलता है, यार अगर अभी एडवांस टैक्स दे देंगे तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। ये एक साल के लिए बैंक में एफडी करेगा तो मेरे को 6% इंटरेस्ट आ जाएगा, बैंक को पहले सरकार को पहले क्यों दे? तो सरकार भी बोलेगी ठीक है, हम भी तुम्हें इंटरेस्ट लगाएंगे तुम वहां से इंटरेस्ट अर्न करके हमको दे देना। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि बॉस तुम्हें एडवांस टैक्स हमें देना पड़ेगा। और नेक्स्ट है, द लास्ट थिंग इज टीडीएस। टीडीएस मतलब क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी ये टीडीएस पता है, टैक्स पेयर कभी पे नहीं करता है, हमें इनकम मिलता है। एग्जांपल, सैलरी में इनकम कौन देगा? एम्प्लॉयर। रेंट में इनकम कौन देगा? टेनेंट। बिजनेस इनकम में, पीजीबीपी में इनकम कौन देगा? हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जिससे हम डील कर रहे हैं, कस्टमर्स, वो हमें इनकम देगा। कैपिटल गेन में इनकम कौन देगा? जिसको हम बेच रहे हैं वो हमें इनकम देगा। आईएफओएस में भी इनकम कौन देगा? डिपेंड करता है जो हमारा पेई है, जिससे हमको मिल रहा है, सॉरी, जो अल्टीमेटली पेयर है। पेयर अगर पे कर रहा है तो पेयर से हमको इनकम मिल रहा है। गवर्नमेंट ने एक सेक्शंस बना के रखा है, लिस्ट बना के रखा है कि कौन कौन से इनकम में पेयर को टैक्स काटना पड़ेगा, कौन कौन से इनकम में पेयर को टैक्स काटना पड़ेगा। एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, या जितने भी आप प्रोफेशनल समझ लो, उनके फीस पर एक सेक्शन है 194J जो बोलता है 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। आज मान लो एक सीए ने ऑडिट किया, या कॉस्ट अकाउंटेंट ने ऑडिट किया, कंपनी सेक्रेटरी ने ऑडिट किया, उन्होंने अपना बिल रेस कर दिया 10 लाख रुपए का। उन्होंने बोला हमारा फीस है, बिल रेस कर दिया, इनवॉइस रेस कर दिया। तो जब भी उनको पेमेंट मिलेगा ना, उनको 10% काट के पे किया जाएगा, मतलब 9 लाख पे किया जाएगा। ये 10% किसको दिया जाएगा? ये गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। इसको बोलते हैं टीडीएस। अब मुझे बताओ, मेरा तो इनकम 10 लाख ही है, बट 1 लाख पहले किसको चला गया? गवर्नमेंट को चला गया। पे एज यू अर्न, जैसे जैसे तुम अर्न किया वैसे वैसे तुम्हारा टैक्स भी सरकार को जमा हो रहा है। तो इसका भी गवर्नमेंट तुम्हें क्या दे देगा? क्रेडिट। तुमने नहीं पे किया है, बट तुम्हारे बिहाफ में इतना पे हो चुका है, क्योंकि तुमने तो आज बैंक में 9 लाख ही लिया, 1 लाख तो तुम्हारा ऑलरेडी कट के चला गया। सैलरी में यही तो होता है, सैलरी में तुम्हारा टीडीएस कट जाएगा हमेशा। एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना पड़ेगा, सेक्शन 192 में हम पढ़ेंगे। एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द सैलरी इनकम
एंड पेड टू द गवर्नमेंट। तो सैलरी क्लास टैक्स पेयर का तो ऐसा होता है कि उसको तो कोई टैक्स ही नहीं देना होता है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उसका सारा टीडीएस में कट कुटा जाता है। हाँ, अगर उसका कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा टैक्स जो भी उसका बनता है उसको देना पड़ेगा। बाद बाकी उसका मेजॉरिटी टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है। यानी सैलरीड क्लास टैक्स पेयर के लिए टीटीएल माइनस टीडीएस क्रेडिट जो भी है, उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो अल्टीमेटली लास्ट में क्या आएगा, टैक्स पेबल आएगा सर। पेबल आएगा या फिर रिफंडेबल आएगा, या तो पेबल आएगा या तो रिफंडेबल। मेरा बात ध्यान से सुना, टैक्स लायबिलिटी अगर 10 लाख है, टीडीएस ऑलरेडी 12 लाख कट चुका है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। जब टीडीएस कटा था तो हाई रेट पे कटा था, टीडीएस और एडवांस टैक्स मिला के सोचो, तुमने ज्यादा पेमेंट कर दिया तो अल्टीमेटली तुमको गवर्नमेंट 2 लाख रिफंड कर देगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा गवर्नमेंट को टैक्स दिया हुआ वेस्ट हो गया, गवर्नमेंट तुम्हें 2 लाख रिफंड कर देगा। या फिर सोचो 12 लाख की तुम्हारी लायबिलिटी थी और 10 लाख तुम्हारा प्रीपेड टैक्स था टीडीएस और एडवांस टैक्स के फॉर्म पे, तो यहां पे तुम्हें 2 लाख एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या बोलते हैं, खुद से एसेस किया हुआ टैक्स, खुद से एसेस किया हुआ टैक्स। तो गाइस लेट मी मेक यू रिवाइज द इंटायर पोर्शन, ठीक है, जो आज हमने पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये हेलीकॉप्टर राइड दिखा देता हूं। स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, फटाफट देख लो। स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, पहचान कौन, आइडेंटिफाई रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, आरओआर है, आरएनओआर है। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में आप या तो आरओआर होंगे या तो आरएनओआर होंगे, बाद बाकी या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। वंस यू डिटरमाइन द करेक्ट स्टेटस, यू नीड टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जब भी आप रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, इंडियन प्लस फॉरेन इनकम। बट अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। Then step number 3, you need to classify income under various heads depending on the chargeability section. Step number 4, you need to exclude exempt income depending on the section 10. अगर वो exempt है तो तुमको उसमें से head में से exclude करना पड़ेगा. Step 5, you need to finally compute income under different heads. But you need to apply clubbing as well as you need to apply set off and carry forward of losses if any. अगर आपके ऊपर कोई क्लबिंग प्रोविजंस लग रहा है कि आपने किसी को कुछ भी ट्रांसफर किया है इनकम का जहाँ पे क्लबिंग लगना चाहिए, तो आपके हाथ में वो इनकम ऐड हो जाएगा। या फिर अगर आपके किसी हेड में लॉसेज है तो लॉसेज का कैरी फॉरवर्ड होगा या सेट ऑफ होगा, वो प्रोविजंस के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना जीटीआई फाइनली कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो जीटीआई में क्लबिंग सेट ऑफ तक का बात हो जाता है। फिर जीटीआई के बाद आप एक डिडक्शंस का पूरा सीरीज है, वो आप डिडक्शंस देते हो और आप टोटल इनकम निकालते हो। टोटल इनकम निकालने के बाद तुमको टैक्स लायबिलिटी निकालना है। अभी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालना है, पहले टैक्स रेट चुनो कि उस पर्सन के लिए क्या टैक्स रेट है। उस टैक्स रेट में आपको अगर रिबेट मिलना है तो रिबेट मिलता है 5 लाख तक। ठीक है, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, 100% टैक्स जो भी आपने निकाला रिबेट मिलेगा, बट मैक्सिमम 12,500 का ही रिबेट मिलेगा। हो सकता है आपका टैक्स अगर ज़्यादा जा रहा होगा तो आपको रिबेट उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, रिबेट उतना नहीं मिलेगा, रिबेट का मैक्सिमम लिमिट है 12,500। ठीक है, और इसके बाद अगर आपका निल आ रहा है तो जीरो है, सब कुछ जीरो हो जाएगा, सेस भी जीरो हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपका रिबेट नहीं आ रहा, मान लो आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि सरचार्ज भी लगता है अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। विल टॉक अबाउट इट। अगर आपका टोटल इनकम कुछ केसेस में 50 लाख है, कुछ केसेस में 1 CR है, सबका अलग अलग लिमिट है। ठीक है, तो ये लिमिट्स बाद में देखेंगे। सरचार्ज लगता है, इतना समझो, सरचार्ज टैक्स अमाउंट पे लगता है। टैक्स और सरचार्ज दोनों को ऐड किए, उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा @ 4%। इसके बाद आपको मिल जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। फिर आप इंटरेस्ट ऐड करते हो। अगर आपका कोई भी एक्ट में इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ रही है, जैसे एडवांस टैक्स आपने लेट पेमेंट किया, आपने कोई टैक्सेस का लेट पेमेंट किया, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। कोई फीस भी है कि अगर आपने ITR लेट फाइल किया तो यहाँ पे फीस लगता है। विल टॉक अबाउट इट। तो इससे आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आया। फिर आप क्या करते हो, आपने जो भी प्रीपेड टैक्स पे किया था प्रीवियस ईयर में, एक तो एडवांस टैक्स आपने पे किया होगा तो उसकी क्रेडिट आपको यहां मिल जाती है क्योंकि आपने पहले से ही टैक्स पे कर दिया है, एडवांस टैक्सेस। और दूसरा, जितना इनकम पे आपका टीडीएस कटा है, यानी आपको टीडीएस आपका कटा, यानी आपको पूरा इनकम नहीं मिला, आपको कम इनकम मिला बिकॉज आपके ऊपर टीडीएस कट चुका, तो टीडीएस का भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। जो बैलेंस रिमेनिंग बचता है अगर वो पॉजिटिव है, यानी उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं उसको। अगर वो नेगेटिव है, यानी यहाँ पे आपका टैक्स ज्यादा कट गया है और आपका लायबिलिटी कम आ रहा है, तो यहाँ पे सरकार आपको क्या करेगी, ये टैक्स का रिफंड दे देगी। फुल स्टॉप। मैंने आपको आपके नेक्स्ट इनकम टैक्स का पूरा जर्नी समझा दिया, स्टार्ट से लेकर एंड तक।
इज इन एवरी केस इनकम इज क्लब्ड इवन इफ स्पाउस इज अर्निंग एट हर होम? वेरी गुड क्वेश्चन साहिल। नो, हम बात करेंगे क्लबिंग में अगर स्पाउस खुद से टेक्निकली क्वालिफाइड है, खुद से इनकम अर्न कर रही है, सब कुछ वो अपना कर रही है, तो वहां पे क्लबिंग नहीं होगा। इनफैक्ट माइनर चाइल्ड में भी अभी आप देखोगे डांस इंडिया डांस टैलेंट कॉन्टेस्ट या इतने अलग अलग सबका कॉम्पिटिशन्स होता है जहाँ पे यंग आर्टिस्ट लोग भी कमाते हैं अपने लेवल पर, तो माइनर चाइल्ड लोग का भी इनकम क्लब नहीं होता है। अगर वो अपने टैलेंट से, अपने हुनर से, अपने स्किल से कमा रहे हैं तो क्लब नहीं होगा। जहाँ पे लग रहा है कि आपका उसमें रोल है, ट्रांसफरर का रोल है, वहीं पे इनकम क्लब होगा, वरना इनकम क्लब नहीं होगा। अपने क्लबिंग में पढ़ेंगे सर। ठीक है सर। सो ये था हमना आज का क्लास का बेसिक्स। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। इनकम टैक्स का बेसिक्स हमने फिनिश किया, और इनकम टैक्स का आप समझो कि आपको जो बेसिक्स में मुझे जो पढ़ाना था, प्रीवियस ईयर असेसमेंट या टोटल इनकम पर्सन, वो मैंने काफ़ी हद तक आपको पढ़ाया। ठीक है, नाउ स्लोली स्लोली अपने अब मैथ में मूव करेंगे, बट एक क्लास और मुझे देना है जो कि मैं आपको जीएसटी का दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जीएसटी का क्लास होगा जो कि बेसिक्स का क्लास होगा। और जीएसटी में भी मैं आपको पूरा, जैसे मैंने स्टार्टिंग से स्क्रैच से पूरा समझाया आपको इनकम टैक्स में, वैसे जीएसटी का भी हमारा हेलीकॉप्टर राइड है वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि देखो अब पेपर मर्ज हो चुका है। ठीक है, डीटी आईडीटी सेम ही है, तो अपने को ना हैबिट डालना पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि आप एग्जामिनेशन भी एक ही दिन दोगे। पहले होता था कि डीटी का एग्जाम अलग, आईडीटी का एग्जाम फॉर सीएमए स्टूडेंट्स, उनके लिए बात कर रहा हूँ। बट अब क्या है, आपको सेम डे पेपर देना, तो प्लीज ये चीज दिमाग से हटा लो कि सर आप पहले डीटी कराइए फिर आईडीटी कराइए। ठीक है, मैं कराऊंगा, लेकिन जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक बार साथ, जैसे आज पूरा डीटी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराया, पिछले क्लास में डीटी आईडीटी दोनों एक बार स्टार्ट कराया था, नेक्स्ट क्लास में खाली आईडीटी का डिस्कशन होगा, खाली आईडीटी जीएसटी का पूरा स्टार्ट से लेकर क्लास तक सब कुछ आपको समझाया जाएगा। और फिर हम लोग उसके बाद अपना फॉर्मली जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। सो टिल देन थैंक यू सो मच। इफ एम्प्लॉयर पेज एम्प्लॉइज टैक्स, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स पे करता है, इज इट ऑल्सो नॉन मॉनिटरी इनकम? यस, बिल्कुल। कोई भी चीज, एनी ऑब्लिगेशन, इफ इट इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, मेरा कोई ऑब्लिगेशन था एम्प्लॉय का, वो मेरा एम्प्लॉयर मीट करता है तो मेरा इनकम है। पैसा का ना जाना, पैसा का आना ही होता है। मैंने एम्प्लॉयर से कोई भी एहसान लिया, वो मेरा इनकम है। सैलरी तो इतना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द टर्म्स की सब चीज को ऐड कर लेता अपने अंडर में। यानी तुमने कोई भी बेनिफिट लिया अपने एम्प्लॉयर से, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, वो तुम्हारा सैलरी इनकम माना जाएगा। बात सिंपल है। एंड दैट इज वाई रियल इनकम इज वेरी डिफरेंट विद द टैक्सेबल इनकम। क्लियर है गाइस? तो आई होप दैट यू आर एंजॉइंग द क्लासेस, एंड आपको पता चल रहा है लाइव क्लासेस अटेंड करने का कितना इंपॉर्टेंस है। एंड थैंक यू सो मच। अभी जो लाइव एट होम कर रहे हैं प्लीज मत जाइएगा, जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपसे मिलते हैं। सॉरी, आप कौन से टर्म में दे रहे हैं? आप डीटी लियो कि आईडीटी? तो यार तुम तो, आई वुड सजेस्ट तुम प्लीज रिकॉर्डेड करो। नहीं होगा, नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? 175 लेक्चर्स, 75 लेक्चर्स आपका आईडीटी में है, 75 to 80, और लगभग उतना ही है। 150 लेक्चर कैसे कंप्लीट करेंगे आप? आपने जो भी लाइव लिया हो, December 23 का एग्जाम 10 दिसंबर से है। ठीक है, ऑलरेडी अगस्त मिड में हम लोग आ चुके हैं। आपको मिनिमम नवंबर और अक्टूबर का मिड, कम से कम 1.5 महीना, 90 डेज, सॉरी 45 डेज आपको रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा। अगर आप मेरे स्पीड के हिसाब से चलेंगे तब तो क्लासेस आपका लेट खत्म होगा, दोनों पॉसिबल नहीं है। आप रिकॉर्डिंग्स में आ जाओ, रिकॉर्डिंग क्लासेस करो। ठीक है, और इसलिए आई थिंक आप पहले लाइव रिक्वेस्ट किए होंगे, तो अब लाइव में आपको ऐड किया गया है। हाँ, तो देखो सब लोग ऑलरेडी चेंज करवा लिए, जितने भी स्टूडेंट्स आईडीटी लाइव लिए थे सब लोग ऑलरेडी रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो गया है। इसलिए देखिए आज बहुत स्टूडेंट्स कम है, क्योंकि सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं दिसंबर का। पहले दिसंबर का एग्ज़ाम जब जनवरी हो रहा था, जो सोचा गया था, तब आप लाइव कर सकते थे। यही सोच के
हम लोग पहले सोचे थे कि आईडीटी पहले स्टार्ट करके डीटी करेंगे, बट अब शायद क्योंकि नहीं हो रहा है तो फिर वी विल ऑल्सो, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट विद डीटी ओनली। तो आप रिकॉर्डेड कर लो, बेटर है। कोई क्वेरी सेशंस होगा आप ऐसे बीच में आके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल रखेंगे। हर हम नॉर्मली 7 to 8 days to 9 days के बीच में हम एक क्वेरी सेशन रखते हैं। स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है आप लोग क्वेरी सेशंस में आओ। दूसरा, आपको अगर मेरे से क्वेरी पूछना है आप टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हो, या फिर बेस्ट है मेल करेंगे तो आपको मेल में रिप्लाई मिलेगा, या फिर आपको लाइव आना है। आप जब भी हमारा क्लास है तो उसका भी हम आपका क्वेरी सेशंस बीच बीच में लेते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी इंपॉर्टेंट है क्लासेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। क्या है ना, रिकॉर्डिंग्स में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने स्पीड को कंट्रोल कर सकते